आइए। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर। बैठिए विकास। गुड, आपने अपनी मदर का लिखा है, हाउसवाइफ है, बट हाउसवाइफ डज बहुत। आपके ग्रोथ में, डेवलपमेंट में मदर का तो बहुत कंट्रीब्यूशन होगा। हाउ डू यू सी अपने मदर का, आपके कैरियर डेवलपमेंट या आपकी जिंदगी में अपनी माँ का कंट्रीब्यूशन आप कैसे देखते हैं? सर मुझे लगता है हर परिवार में, जैसे हर परिवार में उस परिवार के बच्चों के डेवलपमेंट में माँ का योगदान सबसे अहम होता है। मेरे परिवार में भी मेरे ग्रोथ में, मेरे अपब्रिंगिंग में मेरी माँ का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा रहा है। मेरी माँ खुद बहुत ज़्यादा पढ़ी नहीं है, इसलिए शुरू से ही उन्होंने एक पॉइंट बना के हम लोगों की बेहतर शिक्षा की व्यवस्था घर में की। शिक्षा के प्रति वो काफ़ी जागरूक हैं और इसी का फल मैं समझता हूँ सर। मेरी दो बहनें हैं, वो उन लोगों ने इंजीनियरिंग की, हायर एजुकेशन किया, आज अपने पैरों पे खड़ी हैं। साथ साथ मैं भी इंजीनियरिंग करके जॉब कर रहा था और मैं समझता हूँ सर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, इसमें उनकी सबसे अहम भूमिका है। इसी परिप्रेक्ष्य में जैसे माँ है, परिवार की देखभाल सारे बच्चों को, लेकिन आजकल महिलाओं को कहा जा रहा है बाहर निकलने के लिए, नौकरी के लिए उन्हें रिजर्वेशन दिया जा रहा है, बाहर रिजर्वेशन से प्रेरित किया जा रहा है कि वो घर से बाहर निकले। तो ये विरोधाभास होगा, तब घर पर केयर करने वाली माता कहाँ से आएंगी? इसके संबंध में क्या विचार है? महिलाओं को इनकरेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सर आजकल के बदलते समाज के परिप्रेक्ष्य में मुझे लगता है महिलाओं को अगर पुरुषों के साथ कदम में कदम मिलाकर आगे बढ़ना है तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपने पैरों पे खड़ी हों और बेहतर शिक्षा ग्रहण करें और शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ एक बेटर अपॉर्चुनिटी और काम करने की का जो अवसर है वो तलाशें और रोजगार करें। इससे वो अपने पैरों पे खड़ी होंगी, अपनी ज़रूरतों को पूरा करेंगी। और सर जहाँ तक ये बात है कि औरतों को घर से निकलना चाहिए या नहीं, तो हमें ध्यान देना होगा। अगर हम लोग समझते हैं कि एक बच्चों की अपब्रिंगिंग में महिलाओं का घर पर रहना जरूरी है, तो उसी तरह हमारे घर में जो हाउस मेड आती हैं वो भी हमारे घर का जो काम देखती हैं, वो भी अपने बच्चों को अपने घर पे छोड़कर हमारे यहाँ काम करने आती हैं। तो सर ये जरूरी है कि दोनों में बैलेंस बनाकर काम किया जाए और आगे बढ़ने के लिए अभी के समाज में ये मैं समझता हूँ बहुत जरूरी है महिलाओं के लिए रोजगार करना। आपने देखा बीटेक प्रिंटिंग मीडिया टेक्नोलॉजी में किया है। आजकल बहुत मैं चर्चा सुनता हूँ गोदी मीडिया। ये गोदी मीडिया क्यों कहते हैं और क्या इसका तात्पर्य है और कहाँ तक उचित है करना? सर गोदी मीडिया एक इंग्लिश वर्ड लैपडॉग मीडिया से लिया गया है। इसका अर्थ है स्टेट जो कुछ भी कर रहा है और जो गवर्नमेंट जो कुछ कर रही है उसके सपोर्ट में ज़्यादा लिखना और उनकी आलोचना कम से कम करना। मीडिया डेमोक्रेसी का एक चौथा स्तंभ माना जाता है और लोगों के प्रति सरकार की जो जवाबदेही है उसको लोगों तक लाने का काम मीडिया करता है। हमारे जो प्रतिनिधि हैं उनको अकाउंटेबल ठहरा के। लेकिन सर ये जो गोदी मीडिया, जैसा कि आपने कहा, ये जो टर्म है ये कहीं ना कहीं इसलिए बना है कि सरकार पर क्वेश्चंस कम किए जा रहे हैं, उनकी तारीफ ज्यादा की जा रही है और सर मैं समझता हूँ वहीं से ये सब निकला है। तो आप मीडिया के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की वकालत करते हैं, लेकिन अभी कुछ कारण जैसे लोग कह रहे हैं कि वर्तमान सरकार ने मीडिया क्लिक पर हुआ, उस पर रेड हुआ, वहाँ पूछे गए, बहुत सा मीडिया बहुत बास्ट है। तो सरकार अगर एक्शन लेती है तो इसे आप किस रूप में देखते हैं? सर एक्शन मैं समझा नहीं, किन पे एक्शन? अभी जैसे आपने मीडिया किया, रेड्स हुआ, पकड़े गए, है ना, कई बार सेंसरशिप लागू किया जाता है, किसी किसी पत्रकार पर केस भी किया जाता है, तो इनको आप किस रूप में लेते हैं? सर भारत एक डेमोक्रेसी है और यहाँ पे हर बात का राजनीतिकरण बहुत ही सहज रूप से हो जाता है। तो इस बात की जांच अभी की जा रही है, तो मैं इस पे अभी बोलना, मुझे जितनी समझ है, मुझे जानकारी नहीं है, मैं क्या बोलूं। लेकिन सर इसको दोनों अगर इसका राजनीतिकरण होता है तो इसको इस रूप से भी देखा जाता है कि जो सरकार के विरुद्ध आवाज उठाते हैं उनको सरकार के ही संस्थानों के जरिए उनको उनके मतलब उनको दबाने का प्रयास किया जाता है। इस रूप में भी लोग इसको ठीक है। एक मैंने आपके हॉबी आपने लिखा है सर्फिंग इंटरनेट,
जी सर। इंटरनेट पर आप किस तरह के किसी खास टॉपिक पर कि सामान्य इंटरटेनमेंट के लिए आप इंटरनेट में सर्फिंग करते हैं? सर मैंने जब इंजीनियरिंग की और मैंने जब जॉब किया तो एक डिजिटल मीडिया मार्केटिंग कंपनी थी, उसमें मैं इंटरनेट ऑपरेशंस में कंटेंट बनाने का काम करता था। तो मैं सौभाग्यशाली अपने आप को समझता हूँ कि मेरी हॉबी जो थी बचपन से ही, जब हम लोग उस वक्त नया नया सोशल मीडिया आया था, जब हम लोगों ने क्लास 10th किया, तो उस वक्त ही से मेरी हॉबी बनी थी और मैं उसी क्षेत्र में कार्य कर पाया। सर इंटरनेट पे मैं विभिन्न प्रकार के सोशल मीडिया साइट्स के जो नए नए ट्रेंड हैं उनसे अपडेट रहना पसंद करता हूं, और क्योंकि ये मेरे काम का भी हिस्सा था एक वक्त, तो मैं हर तरह के जो नए प्रयोग किए जाते हैं सोशल मीडिया साइट्स पे या अन्य किसी चैनल पे, उनको देखना पसंद करता हूं सर। इसमें यूट्यूब पे वीडियो भी देखना। थैंक यू। हाँ विकास, आपने ग्रेजुएशन कब किया? सर मैंने ग्रेजुएशन 2012 में। उसके बाद से क्या कर रहे हैं? सर उसके बाद से मैं बेंगलोर में की अकाउंट्स मैनेजर एक डिजिटल मीडिया मार्केटिंग कंपनी जिसका नाम एंथुसियान है, उसमें काम कर रहा था। मेरा काम था अपने क्लाइंट्स के लिए इंटरनेट पे सोशल मीडिया साइट्स के जरिए उनके जो टारगेट ऑडियंस है उनके लिए कंटेंट बनाना, लोगों को उस ब्रांड के बारे में जानकारी देना और उस ब्रांड से मतलब उस सोशल मीडिया साइट्स के जरिए लोगों को उनके एक्चुअल पेज पे लाना। किस प्रकार की कंपनी के लिए काम करते थे? सर ये बहुत सारी कंपनियां हो सकती हैं, रियल एस्टेट की कंपनी हो सकती है, फैशन वेयर कंपनी हो सकती है। उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाहूँगा सर, यूनाइटेड सिस्टर फाउंडेशन के जरिए मिलिंद सोमन का एक इनिशिएटिव है पिंकेथॉन। ये महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के लिए एक मैराथन किया जाता है। सर हम लोग पिंकेथॉन में 2013 के साथ जुड़े हुए हैं और हमारा काम था इसके लिए डिफरेंट सोशल मीडिया साइट्स जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, पिंटरेस्ट, इस पे कंटेंट बनाना और उनके टारगेट ऑडियंस तक ये बात पहुंचाना कि इसके जरिए हम महिलाओं को कहीं ना कहीं ब्रेस्ट कैंसर के बारे में भी अवेयर कर रहे थे। इतना अच्छा काम कर रहे हैं आप, तो फिर यहाँ क्यों आना चाह रहे हैं? सर मेरे मन में सिविल सर्विस ज्वाइन करने की चाह बहुत पहले से थी। कुछ व्यक्तिगत कारणों की वजह से मैं ये काम शुरू में नहीं कर पाया। मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की और उससे संबंधित ही कार्य क्षेत्र में काम किया। जब मैं अपने आप को मैंने पाया कि मैं अपनी जिम्मेवारी खुद उठा सकता हूँ, तो मैंने इस परीक्षा की तैयारी की और सर मैं यहाँ तक। तो उस क्षेत्र को आप छोड़ देंगे? सर आजकल इस वो ज्वाइन करने के लिए तो वो क्षेत्र वो काम तो मुझे छोड़ना ही पड़ेगा, लेकिन सर मैं समझता हूँ एक बेटर गुड के लिए आगे बढ़ना भी आवश्यक है। या वहाँ कोई परेशानी है? नहीं सर, वहाँ कोई तरह की परेशानी नहीं। किसी प्रकार की परेशानी नहीं सर। जॉब सिक्योरिटी कैसा है? सर अभी के मार्केट में जॉब सिक्योरिटी कम ही होती है किसी भी प्राइवेट संस्थान में, जब तक कि आप उस कंपनी के लिए परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। जैसे ही अगर आप परफॉर्म कम करेंगे तो आपको सर जॉब सिक्योरिटी तो हर किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में कम। यानी आपका कहना है कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो परफॉर्मेंस बेस्ड सेक्टर है? जी सर। और गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो परफॉर्मेंस बेस्ड सेक्टर नहीं है। एक बार हो गया तो आप निश्चिंत हो गए। क्या ये सोच आपको इस दिशा में लग रहा है? नहीं सर, मैं ऐसा नहीं मानूंगा। हमारे समाज को बनाने में, लोगों के वेलफेयर में, डिप्राइव्ड क्लासेस तक पॉलिसीज पहुंचाने में हमारे सिविल सर्विस का सर्वेंट्स का बहुत बड़ा योगदान है। ये बात कहना कि वो बस जॉब सिक्योरिटी के लिए या मैं बस जॉब सिक्योरिटी के लिए काम करूंगा, ये बात गलत होगा। कहीं ना कहीं उन लोगों को अकाउंटेबल ठहराया जाता है और वो लोग बहुत मेहनत से अपना कार्य करते हैं। और हमारी मैं गवर्नमेंट आपकी बात कर रहा हूँ, दूसरे की नहीं कर रहा हूँ। सर जी नहीं सर, मैं जॉब सिक्योरिटी की वजह से नहीं कर रहा हूँ, अभी तो मैं अपना जॉब सेटिस्फैक्शन की वजह से मैं ये सब सर्विस ज्वाइन करना वहाँ चाहता हूँ। सेटिस्फैक्शन नहीं है जहाँ काम कर रहे हैं? सर वहाँ सेटिस्फैक्शन है, लेकिन मैंने जैसा कहा कि मेरे मन में सिविल सर्वेंट बनने की चाह थी। इसके कुछ कारण भी हैं, जैसे कि सर मैं समझता हूँ मेरा पर्सनल प्रेफरेंस बिहार पुलिस सर्विस है। मैं समझता हूँ सर लॉ एंड ऑर्डर एक ऐसा मुद्दा है जो हमारे समाज के हर भाग के लोगों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टच जरूर करता है।
और जैसा कि जहाँ तक ये लॉलेसनेस की बात है, तो मैं समझता हूँ अगर मुझे मौका मिला बिहार पुलिस सर्विस ज्वाइन करने का, मैं लॉ एंड ऑर्डर पे काम करूँगा और लोगों की ज़िंदगी आसान बना सकूँगा। अच्छा, मैथिली क्यों रखा ऑप्शनल? सर मैथिली इसका तो आपके सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं। नहीं सर, सर मैथिली मेरी मातृभाषा है, मेरा जन्म दरभंगा में ही हुआ और मैं समझता हूँ ये मेरे लिए एक मौका था अपने कल्चर को, अपने बैकग्राउंड को, अपने ट्रेडिशंस को जानने के लिए, तो इसका उपयोग मैंने इस तरीके से किया। या मार्क्स फेचिंग है इस कारण रखा? सर नॉर्मली हर परीक्षा को पास करने के लिए ये चूज करना तो जरूरी है कि किस सब्जेक्ट्स में मार्क्स ज़्यादा आते हैं, लेकिन सर चूंकि मैं उसी क्षेत्र में बड़ा हुआ हूँ, मैं घर में भी मैथिली ही भाषा का प्रयोग करता हूँ, तो ये सब्जेक्ट लेना मेरे लिए बहुत सहज था। अच्छा, आप मुझे ये चौपाई और सोरठा जी और दोहा, जी सर। इस तीनों में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में बताइए। सर चौपाई 4 पंक्ति में लिखी जाती है और सोरठा, जहाँ सर मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ, लेकिन मैं कहूँगा सोरठा जहाँ तक 6 पंक्तियों की होती है और दोहा तो बहुत छोटा एक है देसिल बैना सब सज मिठा, है ना? इसके आगे का क्या लाइन है? सर ये विद्यापति के द्वारा कीर्ति लता में अवहट भाषा के बारे में लिखा गया है। देसिल बैना सबजन मिठा टैसन जंपो अवट्टा। अवट्टा, तो इसका अर्थ क्या हुआ? सर इस पंक्ति में कवि को कोकिल विद्यापति कहते हैं देसिल बैना, जो देश की भाषा है, जो सबकी वाणी है, वो सबसे मीठी होती है और इसीलिए मैं अवहट में अपनी रचनाएं करता हूँ। तो वो तो अवहट में करते हैं। जी सर। तो फिर उनको हम मैथिली का कवि क्यों बोलते हैं कि सर विद्यापति तो क्लेम क्या कर रहे हैं अवहट के बारे में? जी सर। और हम बोलते हैं कि वो जो मैथिली भाषा है, जी सर, बोली है, उसके वो कवि है। सर मैथिली से पूर्व उन्होंने अवहट में रचना की थी, जिसमें कीर्तिलता और कीर्ति पताका शामिल है। उसके बाद उन्होंने समांतर में चल रही मैथिली भाषा, जो कि अब अवहट का ही परिष्कृत रूप माना जाता है, उसमें रचनाएं की। इसके लिए उन्हें को कहा जाता है। मैं आपसे बारे में कुछ मैथिली में सुनना चाहता हूँ। जी सर, सुनाइए। सर मैं अपना परिचय ही मैथिली में दे देता हूँ। हमर नाम विकास कुमार है। हमर जन्म दरभंगा मिथिलांचल क्षेत्र, बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र दरभंगा में भेल। ओकर बाद हम अपन आगू के शिक्षा पटना में क्लास 10 और क्लास 12 तक केलहुँ। ओकर बाद हम प्रिंटिंग एंड मीडिया टेक्नोलॉजी पढ़े लेल इंजीनियरिंग में बैंगलोर गेलहुँ। ओतऽ के बाद हमरा 7 से 8 वर्ष के एक अनुभव बैंगलोर में भेल और ओकर बाद हम बीपीएससी के तैयारी कऽ कऽ तक पहुँचलहुँ। ठीक है, तो आप कैसे एडजस्ट कर गए बैंगलोर में? सर एडजस्ट मतलब वहाँ रहना कैसा? सर मैं क्लास 12th के बाद वहाँ गया, मेरी क्योंकि इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी वहीं से हुई थी और उसके बाद जॉब भी मुझे वहीं करना पड़ा, तो वहाँ रहना काफ़ी सहज लगा मुझे। वहाँ कुछ क्या डिफरेंस आपको लगा? आप इतनी साल आप बेंगलोर में रहे और लेकिन आप बिहार में पले बढ़े, क्या डिफरेंस है दोनों में? सर बेंगलोर एक आईटी सेक्टर के लिए जाना जाता है भारत में। वहाँ पे सारे कंपनीज जो कि भी आईटी से संबंधित है वहाँ हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस जो है कि वहाँ कंपनीज बहुत सारी हैं, तो इसलिए बिहार के बहुत सारे छात्र और देश भर के छात्र वहाँ पे जॉब करने के लिए वहाँ जाते हैं। दूसरा सर इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बेंगलोर बेहतर है अभी। और अगर मैं बोलूँ तो तीसरा सर वहाँ सफाई ज़्यादा है सड़कों पे यहाँ। और व्हाट अबाउट बिहार? सर बिहार अभी आगे बढ़ रहा है। बिहार इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काम कर रहा है, लॉ एंड ऑर्डर के काम में काम कर रहा है, लेकिन चूँकि बिहार तक बहुत सारी सुविधाएं पहले नहीं पहुंच पाई थी, तो इसलिए बिहार अभी फ़िलहाल कुछ पीछे है। लेकिन मैं आशा करता हूं और मैं श्योर हूं कि बिहार आगे
बाकी स्टेट्स की तरह आगे बढ़ेगा जरूर। ठीक है। मैथिली में हम लोग कभी बोलते हैं छी, छे बोलते हैं, करे छी, जी इसको लिखते क्या है? सर, इसको जैसे सर छः का अलग अलग रूप है। अगर मैं अपना परिचय दूं, हमर नाम विकास कुमार एच, तो सर उसमें छः को अच्छी की तरह लिखेंगे। अच्छा। हम खाना खा रहल छी, तो उसमें छ को दीर्घिकार लिखेंगे। अहाँ की कह रहल छी, जैसे कि की करे छे, तो सर उसमें छ के ऊपर दो मात छे लिखेंगे सर। तो आप, मैं ये मान सकता हूँ कि जो आप बोलते हैं, जो लिखते हैं, जी सर। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है? सर बहुत डिफरेंस नहीं है, लेकिन हम लोग बोलते वक्त उतनी विस्तृत तरीके से नहीं बोलते हैं, इसलिए, और लिखने वक्त मात्राओं का इस्तेमाल विस्तृत तौर पे होता है, बस यही। लेकिन सर उतना डिफरेंस नहीं है। दरभंगा में कुछ ऐसा उद्योग है जिसको जीआई टैग मिला हो? जी सर। कौन सा? मिथिला मखाना के लिए दरभंगा जाना जाता है, और वो वहाँ के तालाबों में मिथिला मखाना की उपज होती है, और इसके लिए उसे जीआई टैग। वहाँ पे एक नया एयरपोर्ट है, बना है। जी सर। जगह का नाम क्या है? सर मैं गया नहीं हूँ वो तो। तो आपका नेटिव प्लेस है। सर मेरा नेटिव प्लेस मधुबनी है, मेरा जन्म मतलब दरभंगा में हुआ, तो लेकिन मैं अभी गया नहीं हूँ सर, तो मैं नहीं जानता हूँ। ठीक है। साइंस एंड टेक के बारे में कुछ नॉलेज है आपको? जी सर। ठीक है। इसरो के कुछ मिशन हैं, जी सर। मैं मिशन का नाम बोलता हूँ, चंद्रयान 3 है, जी सर। आदित्य L1 है। जी सर। तो ये आदित्य L1 में L1 क्या है? सर आदित्य L1 में L1 का मतलब लैग्रेंजे 1 है, और ये लैग्रेंजे वो 4 पॉइंट है जहाँ पृथ्वी जब सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो उसका काउंटर जो सूरज पृथ्वी पे सूरज का जो ग्रेविटी फोर्स होता है, वो 4 जगहों पर बैलेंस होता है। तो आदित्य L1 से मतलब है आदित्य को, जो स्पेसक्राफ्ट है उसको उस L1 तक पहुंचाने का, और वहां से सन फ्लेयर और कोरोना के बारे में जानकारी हासिल करने की। ठीक ठीक है ना विकास, आपका इंटरव्यू ओवर हुआ, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर।